Let's quickly cut across to that briefing they're coming in from the Health Ministry on tackling of the coronavirus situation in the country. स्वास्थ्य मंत्रालय के स्तर पर हम प्रतिदिन प्रत्येक राज्य में कितने केस हो रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं, प्रति सप्ताह कितने केस हो रहे हैं उसको ट्रैक करते हैं, क्यूमुलेटिवली कितने केस हुए उसको ट्रैक करते हैं। तो इसे अगर आप देखें तो आप ये पाएंगे कि महाराष्ट्र में जुलाई के पहले सप्ताह में नए केसेस की प्रतिदिन होने वाली संख्या लगभग 6000 थी, जो अब बढ़कर 21,900 से कुछ अधिक हो गई है। यानी जो क्लियर ट्रेंड है वो प्रत्येक दिन केसेस के बढ़ने का है। अगर आप कर्नाटक को देखें तो वहाँ कुछ स्टेबलाइजेशन नज़र आता है। पिछले 3 सप्ताहों में 1 जुलाई से लेकर लगभग 25 अगस्त तक या उससे कहिए 18 अगस्त तक केसेस लगातार बढ़ रहे थे, फिर घटे और अब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश को आप देखें तो वहाँ सप्ताह दर सप्ताह प्रत्येक वीक में केसेस की संख्या बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश में लगभग कर्नाटक की तरह पिछले 3 सप्ताहों में कुछ स्टेबिलिटी आई है प्रतिदिन आने वाले नए केसेस में। तमिलनाडु में हमें डिक्लाइन कुछ दिख रहा है, इनिशियल साइंस ऑफ अ डिक्लाइन इन तमिलनाडु इन रिस्पेक्ट ऑफ न्यू केसेस वीक ऑन वीक। तो ये हम आपसे साझा करना चाहते थे ये जानकारी, क्योंकि जब हम एब्सोल्यूट नंबर्स की बात करते हैं तो इस तरह का जो ग्रैनुलर डिटेल है, जो सप्ताह दर सप्ताह कैसे संख्या बदल रही है, उसकी ओर हमारा ध्यान सामान्यतः नहीं जाता है, तो उसको देखना भी बहुत ज़रूरी है। अब मैं यही चीज़ आपको प्रतिदिन होने वाली मृत्युओं की ओर आकृष्ट करके बताना चाहूँगा। अगर हम डेली एवरेज डेथ्स देखें, जो 5 राज्य हैं जिनके बारे में अभी हमने नए केसेस का जिक्र किया, वहाँ तो आप देखेंगे कि महाराष्ट्र में ये बढ़ रहा है लगातार। जहाँ जुलाई के पहले सप्ताह में लगभग 202 मृत्यु औसतन प्रतिदिन होती थी, वो अब बढ़कर 409 हो गई हैं। कर्नाटक में आप देखेंगे जिस प्रकार नए केसेस में कुछ स्टेबिलिटी के साइन नज़र आ रहे थे, ये अब कुछ स्टेबिलिटी के आसार यहाँ भी दिखाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जहाँ जुलाई के पहले सप्ताह में प्रतिदिन केवल 19 मृत्यु हो रही थी, वहाँ अब ये प्रतिदिन मृत्यु बढ़ गई हैं और लगभग 70-73 के लगभग पहुँची हैं। आंध्र प्रदेश में हमें अर्ली साइंस ऑफ डिक्लाइन प्रतिदिन होने वाली मृत्यु में दिखाई दे रहे हैं पिछले 3 सप्ताहों से। उसी प्रकार तमिलनाडु में भी पिछले 4 सप्ताह से हमें साइंस ऑफ डिक्लाइन प्रतिदिन होने वाली मृत्यु में दिखाई दे रहे हैं। देश में बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर आप केसेस पर मिलियन पॉपुलेशन देखें तो अभी भी भारत विश्व में सबसे कम प्रति मिलियन पॉपुलेशन वाले देशों में है। हमारे यहाँ 3500 केस प्रति मिलियन पॉपुलेशन हैं, जबकि अन्य देशों में ये 5000 से लेकर ऑलमोस्ट 22,000 प्रति मिलियन तक हैं। उसी प्रकार अगर आप डेथ प्रति मिलियन देखें तो यहाँ भी भारत सबसे नीचे संख्या दिखा रहा है। हमारे यहाँ 58 मृत्यु प्रति मिलियन होती हैं, जबकि विश्व के अन्य देशों में 128 से लेकर लगभग 600 से कुछ अधिक मृत्यु प्रति मिलियन हो रही हैं, जो कि हमारी संख्या की तुलना में 10 से 11 गुना ज़्यादा है। 10 times or 11 times more than the death that we are reporting. ये महत्वपूर्ण तथ्य है। इसमें हम आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहते हैं कि जो एक्टिव केस हैं, जो अस्पताल में हैं या आइसोलेशन में हैं, वो अभी भी केवल 20% हैं, जबकि 78% वो केसेस हैं जो रिकवरी हो चुकी है और वो अपने अपने घरों में हैं, सकुशल हैं। ये 38 लाख से ज़्यादा, 38.5 लाख के लगभग केसेस हैं और 9,90,000 हैं जो एक्टिव केसेस हैं। ये मैं टेस्टिंग के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। यहाँ जो महत्वपूर्ण तथ्य हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं वो ये है कि लगातार हमने पाया है कि टेस्टिंग की जो संख्या है वो बढ़ी है।
आप देखेंगे कि 7 जुलाई को हमारे 1 करोड़ टेस्ट थे देश भर में और हमें 27 दिन लगे 1 करोड़ टेस्ट और बढ़ाने में। तो 1 करोड़ से 2 करोड़ टेस्ट तक पहुंचने में हमें 27 दिन लगे। वी टुक 27 days to add 1 crore tests from 1 crore to 2 crores. However, we took only 10 days to jump from 4 crore tests to 5 crore tests. 5 करोड़ टेस्ट से 4 करोड़ टेस्ट से 5 करोड़ टेस्ट जाने में हमें 10 दिन लगे, जबकि 1 करोड़ से 2 करोड़ जाने में 27 दिन लगे। इसका अर्थ ये है कि हमने बहुत तेज गति से न केवल अपनी RT-PCR की क्षमता को बढ़ाया है, बल्कि हमने रैपिड एंटीजन टेस्ट किट के जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनकी संख्या को भी बढ़ाया है, ताकि राज्य सरकारें एक से अधिक स्रोतों से रैपिड एंटीजन टेस्ट की प्राप्त कर सकें। ये एवरेज डेली टेस्ट कंडक्टेड हैं। अगर आप साप्ताहिक आधार पर देखें तो 29 जुलाई से 4 अगस्त का जो सप्ताह था उसमें लगभग 5,04,266 टेस्ट होते थे, और जो पिछला सप्ताह अभी गुजरा है उसमें 10,94,000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। तो ये भी अप्रत्याशित वृद्धि है हमारी टेस्टिंग की क्षमता में। इसमें राज्य सरकारों का सहयोग मिला है। ICMR ने तो खैर नेतृत्व की भूमिका इसमें निभाई है, और इसके अलावा भारत सरकार के जो केंद्रीय संस्थान हैं उन्होंने भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हम बार बार आपके समक्ष ये बात रखते हैं और राज्य सरकारों के सामने भी रखते हैं कि जब हम टेस्ट्स की संख्या को देखते हैं तो उसे हमें पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहिए। द नंबर ऑफ टेस्ट्स दैट ए स्टेट और अ UT conducts has to be seen in tandem with the rate of positivity reported by that state or UT, because test numbers on its own would not give any significant input to us. So therefore, the number of tests have to be seen with the kind of positivity that is being reported. If in spite of large number of tests being conducted, the positivity remains high, the state needs to ramp up the testing further. इस पृष्ठभूमि में मैं अब इस स्लाइड को आपको समझाना चाहूँगा। आप देखेंगे कि दिल्ली भारी तादाद में टेस्ट करता है, लेकिन दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 8.9% है। देश का जो पॉजिटिविटी रेट है, एवरेज पॉजिटिविटी, वो 8.4 है। तो हम चाहेंगे कि ये टेस्ट बढ़ें। हमने ये जानकारी दिल्ली प्रशासन को भी दी है। उसी प्रकार उड़ीसा में 24,95,000 टेस्ट हुए हैं और पॉजिटिविटी 6.2% है। वेस्ट बंगाल में 25,54,000 हुए हैं, वहाँ पॉजिटिविटी 8.1% है। और गुजरात में 29 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, पॉजिटिविटी 5.5% है। तो यानी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और गुजरात में जो पॉजिटिविटी रिपोर्ट की जा रही है वो देश के औसत पॉजिटिविटी से कम है, जो कि एक अच्छा साइन है। और इस टेस्ट के स्तर को, इस लेवल को इसी स्तर पर बरकरार रखा जाना बहुत आवश्यक है, ताकि पॉजिटिविटी को और नीचे लाया जा सके। अब अगर कर्नाटक को देखें तो वहाँ 38,59,000 टेस्ट हुए हैं और पॉजिटिविटी अभी भी 12% है। तो यहाँ हमने राज्य सरकार को ये परामर्श दिया है कि टेस्टिंग को और बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार में 43 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए हैं, पॉजिटिविटी 3.7% है, जो देश के औसत से काफ़ी कम है। आंध्र प्रदेश में लगभग 47 लाख टेस्ट हुए हैं, लेकिन यहाँ पॉजिटिविटी अभी भी 12% से अधिक है। आंध्र प्रदेश सरकार को भी हमने ये परामर्श दिया है कि उन्हें टेस्ट्स और बढ़ाने की आवश्यकता है। महाराष्ट्र में 51 लाख टेस्ट हुए हैं, उससे ज़्यादा ही हुए हैं, और वहाँ पॉजिटिविटी 21% है। मैंने जैसा निवेदन किया कि देश की पॉजिटिविटी 8.4% है ऑन एन एवरेज, महाराष्ट्र की 21.5 है। तो यहाँ भी हमने ये निर्देश दिया है कि टेस्ट्स को और बढ़ाने की आवश्यकता है। तमिलनाडु में पॉजिटिविटी 9.2 है, वो 58 लाख से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी 4.5 है, ये 70 लाख टेस्ट्स कर चुके हैं। एक और तथ्य यहाँ महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च और DG ICMR और मैंने
संयुक्त रूप से पत्र लिखकर राज्यों का ध्यान आकर्षित किया है और हमने अलग से जो हम उनसे वर्चुअल मीटिंग्स करते हैं उसमें भी ये बात दोहराई है कि बहुत बड़ी तादाद में जो लोग सिम्टोमेटिक नेगेटिव आते हैं रैपिड एंटीजन टेस्ट में, उनको आवश्यक रूप से RT-PCR टेस्ट कराए जाने हैं और अगर वो छूट जाते हैं तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि वो अपने कम्युनिटी में, समाज में, परिवार में, मोहल्ले में इन्फेक्शन को, संक्रमण को फैलाते रहें। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम चेज द वायरस की फिलॉसफी पर यकीन रखते हैं, बट टू चेज द वायरस it is necessary that you must catch the missing persons. You cannot chase the virus by letting the missing persons go. और ये मिसिंग पर्सनस कौन है? ये मिसिंग पर्सनस वो हैं जो सिम्टोमेटिक नेगेटिव थे रैपिड एंटीजन टेस्ट में और जिनको हम RT-PCR टेस्ट नहीं दे पाए। तो इसकी तरफ हम राज्यों का ध्यान लगातार आकर्षित करते रहते हैं। ये तथ्य है जो मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब हम बहुत तेज़ी से अपने केसेस में रिकवरी देख रहे हैं। देश में इस समय 38.5 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कि संक्रमण हुआ और जो अच्छे भले हो गए, भले चंगे हो गए, अपने घरों में हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि 10 लाख से 15 लाख रिकवरी का लक्ष्य पाने में हमें 11 दिन लगे, लेकिन 30 लाख से 35 लाख की रिकवरी 7 दिन में देश में हो गई। तो रिकवरी की जो दर है, द रेट ऑफ रिकवरी डे ऑन डे इज ऑल्सो शोइंग एन इंक्रीज। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर। आई थिंक वी कैन टेक क्वेश्चन स्ट्रेट अवे। 20। सर मैं वैक्सीन का स्टेटस जानना चाहूँगा, इंडिजिनस और जो ऑक्सफोर्ड है दोनों का बता दीजिए। आप बताएंगे? जैसे कि आपको मालूम है कि 3 वैक्सीन भारत में क्लिनिकल ट्रायल की स्टेज में है, जिसमें कैडिला, भारत बायोटेक और सीरम 3 कंपनियों के वैक्सीन के ट्रायल में है। पहला कैडिला का फेज़ 1, फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है, फेज़ 2 का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है, मगर कैडिला का ट्रायल में 3 डोज लगते हैं 28 दिन के अपार्ट, तो उनके 3 डोज बाकी हैं। भारत बायोटेक में फेज़ 1 कंप्लीट हो गया है, उसके रिजल्ट्स एनालाइज हो रहे हैं। फेज़ 2 का रिक्रूटमेंट कंप्लीट हो गया है और उसकी 2nd डोज लगना बाकी है। और सीरम इंस्टीट्यूट की फेज़ 2B3 ट्रायल जो है उसके पहले 100 मरीज हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं। फिर उसके बाद उनका 7 दिन का उनका पॉज था, क्योंकि वो फेज़ 3 शुरू करना चाहते हैं 1500 मरीजों में 14 साइट्स में भारत में। वो अब शुरू हो जाएगा जैसे ही क्लियरेंस आ जाएगा। 6। जितेंद्र हो सर, DD न्यूज़ से। प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के स्टडी हुई है ICMR में, उसमें यह है कि मृत्यु दर में कमी लाने में फायदेमंद नहीं है। बावजूद इसके सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स में बाकी जगह भी प्लाज्मा के बैंक खुल रहे हैं, डॉक्टर्स प्लाज्मा के लिए लिखते हैं, पेशेंट इधर से उधर भटकते हैं उनके तीमारदार। तो प्लाज्मा की क्या कुछ फ़ायदे हैं या फिर सिर्फ मृत्यु दर में कमी नहीं है तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं है? Plasma therapy is a therapy that has been used for more than 100 years now in some form or the other for various virus infections. It was used in Ebola, it was used in other viruses, it has also been used in COVID. Having said that, whether it benefits or not is being studied, and for studying anything they have to have a randomized controlled trial. Now the randomized controlled trial that have contributed tremendously in this COVID are basically one from the recovery trial from Great Britain, which clearly showed that corticosteroids are working. That was a randomized controlled trial. Then there was a randomized controlled trial done in USA called the ACT-1, which showed that remdesivir reduces the hospitalization from 15 days to 11 days. Now from
India has also contributed internationally by this largest randomized trial, where they have done 464 patients in 39 hospitals in 25 districts across 14 states and union territories, and have shown that it does not reduce mortality or prevent the progression from moderate to severe disease. Having said that, this is a preprint version which is still undergoing peer review. Once the peer review happens and we get the full publication out, this data will be considered again by the National Task Force and the Joint Monitoring Group of Ministry of Health, and a decision will be taken whether we should continue with this, because at the moment we have got off-label use for plasma therapy in India and emergency use authorization in the United States of America for plasma therapy. There are a few cases where some reactions can occur, and that is why we will take a considered view once we get the full publication of this study. Number 36. My question is to the Health Ministry. So, on May 11th and May 3rd, 2020, it was reported that the total number of cases are about 79,230 and 49,720 on these dates. This was reported by the ICMR, but the Health Ministry reported on the same date the cases 67,152 and 40,263. So there is a difference of at least 10,000 cases reported by both. So could you please kindly explain what is the reason for this difference? Is there a technical reason that has not been considered? You are earlier? referring to the data of May, and I think much water has flown. Let me answer that question, because it's a generic issue. Let's not focus on a specific date of, say, May or June or July. Whenever you maintain large databases which are fed on real-time basis by 30 odd states and other union territories, then you on a daily basis have data discrepancy which are immediately addressed. So it's a dynamic ongoing process. Data discrepancies do happen but are addressed again on a daily basis, and ICMR, Ministry's team, as well as the team of the states and UTs together in a collaborative manner address this. Number 13. So the Sero survey results that have been published show that India probably missed something like 3.5 lakh cases by May, whenever the Sero survey covers. So what I want to know, sir, and there were I think about 8 lakh infections in zero case districts. So what I want to know, sir, is there must have been some failings you've identified in contact tracing, testing, all of that. How are we going forward? How are we modifying our strategy so that we don't repeat those mistakes that we made before May? Will you answer? I can start, and then DG ICMR can supplement. You see, we must need to understand why do we do sero surveillance, and how is sero surveillance different from actual testing figures that we get. Once we get that clarity in our mind, then maybe we will not be doing a one-to-one comparison between the figures of daily testing and the figures that are reported by sero surveillance. When we do daily testing, जब हम प्रतिदिन टेस्ट करते हैं तो हम क्या टेस्ट कर रहे हैं? हम ये टेस्ट कर रहे हैं कि कितने लोगों के शरीर के भीतर एंटीजन है, संक्रमण है, बीमारी है. वो उद्देश्य है आरटी-पीसीआर टेस्ट का या रैपिड एंटीजन टेस्ट का. जब हम सीरो प्रेवलेंस करते हैं तो हम एक सैंपल चुनते हैं और उस सैंपल में लोगों का ब्लड लेते हैं और उस ब्लड में देखते हैं कि एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है. हम संक्रमण की पहचान नहीं कर रहे, हम एंटीबॉडीज़ की पहचान कर रहे हैं. और एंटीबॉडीज़ के आधार पर तब हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि संक्रमण का प्रभाव कितना रहा होगा
All right, we were listening into that briefing. They're coming in from the Health Ministry regarding the overall COVID situation. With 49 lakh COVID cases in the country, the Health Ministry, they're saying that India is seeing highest recoveries with 5.8 crore tests that have been done. Not just that, with regards to the testing capabilities, the Health Ministry also going on and saying that the tests have been increased from almost 4 crore to 5 crore in 10 days. And we're looking at stable situation in Karnataka, and the cases have also now declined in Tamil Nadu. With that, we are slipping into a very short break. More news and updates on the other side.